हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारी जो निमोनिया की जो डिजीज चली हुई है उसी के नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि आगे उसमें जो बचा हुआ उसको क्लियर करते हैं हम आज। तो इसमें आज हम करेंगे जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी होती है निमोनिया की। तो हमारी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम समझेंगे कि जो निमोनिया जो स्टेप वाइज जो है वो बढ़ता कैसे है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने दिया है ड्यू टू कॉज, देखेंगे अगर हम ड्यू टू एनी कॉज ऑफ बैक्टीरिया और वायरल अदर। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है कि भाई जो एस्पिरेशन ऑफ फूड ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट है, ये हमारा कंटेंट जो है ये अलग है। लेकिन जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का है, सबसे पहले हम उसे समझेंगे कि बैक्टीरिया और वायरल अदर जो चीजें होती है वो क्या करती हैं। वो हमारा एल्वेयल्स जो होते हैं उनके अंदर करती हैं इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन होता है तो मास्ट सेल्स हमारे एक्टिव होते हैं, और जब मास्ट सेल्स हमारे एक्टिव होंगे तो वो हमारे क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामिन रिलीज करेंगे। ठीक है, और हमारे इसमें पोस्टागैलेडिन्स है, या फिर हमारा साइटोकाइनेज है, या फिर हमारा ग्लूकोट्राइनेस है, यानी कि ये तीन जो हॉर्मोन्स होते हैं ये इन चीजों का सेक्रेशंस करते हैं। तो ये मास्ट सेल्स के द्वारा सेक्रेशंस किया जाता है, रिलीज की जाती हैं चीजें। और जब ये चीजें रिलीज होंगी तो फिर उसका असर क्या पड़ेगा, जो हमारा साइटोकाइनेज होता है रिलीज करेगा, जो फ्लूइड जो है वो शिफ्ट होगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर। ठीक है, जो हमारी सिलरी और हमारी प्रेमिबिलिटी के अंदर होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस के अंदर जब वो जाएगा तो हमारा एल्वियोल्स जो है वो फिल्ड हो जाएंगे, किससे, फ्लूइड से। जो फ्लूइड है जो रिलीज हुआ है हमारा, वो सारा का सारा हमारा एल्वियोल्स के अंदर चला जाएगा। और फिर हमारा कॉन्सोलिडेशन जो है वो स्टार्ट होता है। कॉन्सोलिडेशन से हमारा क्या हो जाएगा, फिर O2 जो है वो डिस्क्रीज हो जाएगी। O2 का जो सेचुरेशन है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का जो हमारे ब्लड के अंदर जाने का और हमारी बॉडी के अंदर जाने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। और जब ऐसा प्रोसेस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, या तो हाइपोक्सिया प्रॉब्लम होगी या फिर हाइपोक्सीमिया प्रॉब्लम होगी। हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया हमारी क्या होती है, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, या फिर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ठीक है, तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी होती है कि निमोनिया में हमारी क्या कंडीशन रहती है, हमारे लंग्स की फ्लूइड फिल कैसे होता है, और फ्लूइड फिल हो जाने से किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया कंडीशन हमारी हो जाती है। ठीक है, तो आगे हम इसके डायग्नोज के बारे में भी देखेंगे, डायग्नोज क्या होता है इसका। तो वही अब हम इसमें देखेंगे हमारा डायग्नोस्टिक अवुलेशंस जो होता है उसमें हम क्या क्या देखेंगे पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहले हमने देखना है स्पूटम फॉर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले जो कफ होता है, जो स्पूटम होता है, उसका कल्चर देखेंगे, और उसके अंदर जो पाई जाने वाली जो सेंसिटिविटी होती है उसको कवर करेंगे। फिर हम चेस्ट के एक्सरे जो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, पैची लोब्स जो है वो कंसोलिडेशन हो रहे हैं या क्या है, यानी कि लोब के अंदर किस तरीके के चटके जो होते हैं ब्लड के वो हैं या नहीं है, वो डायग्नोज करने हैं आपने। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन से वो भी आपने चेक करनी है। क्रैक्ड साउंड की हमारे जो लंग्स है, जब हम सांस ले रहे हैं तो किस तरीके की आवाज उसमें आ रही है, एबीजी एनालाइज करोगे। एबीजी एनालाइज करने का मतलब हो जाता है इसमें आर्टरी ब्लड गैस जो है वो हम एनालाइज जरूर करेंगे कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो गैस है वो कितनी है, कैसी है। ठीक है, तो ब्राइन जो हमारे ब्रेकियोस्कोपी होती है वो टेस्ट इसमें कराया जाता है। स्पूटम विद ब्लड, तो जो स्पूटम होता है यानी कि जो बलगम होता है जब हम थूकते हैं तो उसके अंदर जो ब्लड पाया जाता है वो रोस्टी और ग्रीन है या कैसा है। ठीक है, तो वो जो म्यूकस होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। ये हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर ये चीजें आती हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशंस में देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस कब क्रिएट हो सकता है, प्लूरल इन्फ्यूजन अगर होना स्टार्ट हो जाए, प्लूरा का जो हिस्सा होता है उसके अंदर इन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाए फ्लूइड का। ठीक है, और हमारा एथलेटिक्स जो चीजें हो जाए, यानी कि म्यूकस जो प्लग्स होता है वो हमारा जो है उसमें कोई दिक्कत आना स्टार्ट हो जाए, एबनॉर्मलिटी आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और जो हमारा सुपर इन्फेक्शन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, पेरिकार्डिटिस हो जाए, या हमारा जो बैक्टीरियमा है वो हो जाए, या मेनिंगिट्स हो जाए, यानी कि इस प्रकार की हमारी जो इन्फ्लेमेंट्री है अगर वो होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि कार्डियक जो होता है, यानी कि हार्ट के वहां जाकर के लेयर में, या फिर बैक्टीरिया जो हमारे बैक्टर जो होती हैं, या फिर मेनिंगिस जो चीजें होती हैं, यानी कि इन जगह पर जहां पर भी हमारी इन्फ्लेमेंट्री हो जाएगी तो वो हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा, यानी कि निमोनिया जो जरूरत से ज्यादा जो हमारा इंक्रीज होता है, तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आगे जाके क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे सारे के सारे ये जो तीनों है ये हमारी कंडीशन है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और अब आगे जाकर भी इनके बारे में हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। ये सारी की सारी हमारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो आगे आगे जो हमारी इसकी जो मैनेजमेंट दी गई है उसके बारे में देखते हैं हम। तो मैनेजमेंट के अंदर हमारी की भी इसके अंदर दी गई है। तो
इसमें जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में इन्होंने बताया कि मेडिकल मैनेजमेंट जब करेंगे तो सबसे पहले हमने प्रिवेंशन करनी है निमोनिया की, तो सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है ट्रीटमेंट में, तो जो एंटीबायोटिक थेरेपी जो दी जाती है उसमें हमारे कौन कौन से ड्रग्स रहते हैं, इसमें एरिथ्रोमाइसिन जो है वो दी जाती है, इसमें कैप्लो स्पोप्रिन्स जो हमारी टैबलेट होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, अमीकासिन ड्रग्स जो है वो दिया जाता है, लेकिन ये चॉइस की बात होती है। ठीक है, अमीकासिन होता है हमारा, और एमिपिसिन होता है एक, और एक होता है हमारा कैप्ट्रियाक्सोन। तो ये इतने सारे जो ड्रग्स हैं प्रोवाइड किए जाते हैं, चॉइस में इसीलिए रहते हैं कि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है वही ड्रग्स हमने उसको पेशेंट के लिए अवेलेबल करना होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। इसमें हमारी ब्रेकियोडायलेटर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ब्रेकियोडायलेटर यानी कि जो ब्रेकियल्स जो डक्ट्स होती हैं उनको फैलाने के लिए, उनको खोलने के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ हमारे एनालाइसिस होते हैं फॉर द चेस्ट पेन एंड द नेबुलाइज्ड ऑफ द पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल जो दिया जाता है या फिर जितने भी हमारे नेबुलाइज दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं, चेस्ट पेन को कम करने के लिए, चेस्ट का में जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए ये ड्रग्स भी हमारे दिए जाते हैं। तो इस तरफ हमारी कुछ की दी हुई है वो देख लेते हैं, जिसमें पीप लैब ये हमारी की है। ठीक है, और ये जो की है ये कॉम्प्लिकेशंस की है। ठीक है, तो ये जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस जो है हो सकते हैं, तो इसमें वही चीजें जो हमने कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ी है, प्लूरल इन्फ्यूजन इन्होंने दे रखा है, एम्फीजिमा दे रखा है, ये भी हमारी कंडीशन होती है। एंडोकार्टिटिस ये भी हमारी जो इम्प्लीमेंट्री की कंडीशन होती है। प्लूरसी यानी कि प्लूरा के एरिया में होने वाली प्रॉब्लम्स, लंग अब्सक्स हो जाना। ठीक है, और हमारे एटलेसिस या फिर हमारे बैक्टीरिया, तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस की ही कंडीशन है। ये कंडीशन जब हो जाती है तो ये समझ लेना चाहिए कि निमोनिया की जो प्रॉब्लम है उसकी जो भी हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके अंदर और जो पेशेंट को बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गया है या होने वाला है। ठीक है, तो ये की रहती है, ये कॉम्प्लिकेशंस करने वाली जो हमारी जो कंडीशन है वो रहती है। ठीक है, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, तो हमने मेडिकल मैनेजमेंट की है अभी ये, तो इसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में सारा दवाई ड्रग्स और थेरेपीज का हमारा आ जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी चीजें आती है वो होती है कि जो नर्स होती है उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट को लेकर के, कौन कौन सी सुविधाएं देनी होती है, कौन कौन सी उसमें केयर रखनी होती है पेशेंट की। ठीक है, तो इसमें हमारी जो सबसे पहली केयर है जो पेशेंट की आपने रखनी है, आपको सबसे पहले इंक्रीज करना है पेशेंट में टेक पैलेंटी ऑफ फ्लूइड्स प्रोवाइड्स वार्म लिक्विड। तो आपको पेशेंट को जो भी खाने, जो भी अपने पीने की चीजें देनी है, जो भी लिक्विड देना है वो आपने गर्म देना है, सबसे पहली चीज का ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, दूसरा आपने क्या प्रोवाइड कराना है, ड्रग्स प्रोवाइड कराने प्रिस्क्राइब, यानी कि डॉक्टर के बताए हुए जो प्रिस्क्राइब किए हुए जो ड्रग्स होते हैं वही आपने पेशेंट को देना है। जिसमें कौन कौन से ड्रग्स हमारे शामिल होते हैं, इसमें ब्रेकियोडायलेटर होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक होते हैं जो एलर्जी से बचाने वाले होते हैं, ग्लूकोट्राइन्स हमारे होते हैं। ठीक है, एंटाजोनेटिसिस हमारे होते हैं, या मैंथा एक्सोलिन हमारे होते हैं, या फिर जो हमारे एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो ड्रग्स होते हैं ये डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर आपने पेशेंट को प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रोवाइड कराना आपने, ह्यूमिडिफिकेशंस के लिए रूम जो है वो ह्यूमिडिफायर होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके का मॉइस्चर और किसी भी तरीके की स्मेल जो है रूम में नहीं होनी चाहिए पेशेंट के, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने मॉनिटर करना है एबीजी और पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो डिटेक्ट करना है ताकि हाइपोक्सिया ना हो। इसमें हमारा एबीजी में हमारा आर्टेरियल जो ब्लड गैस है उसको देखेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर आप लगाएंगे और उसमें देखेंगे कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रोवाइड करना है अपने पेशेंट की फॉलोवर और सेमी फॉलोवर पोजीशन जो है वो देनी है। क्यों देनी है, क्योंकि लंग्स जो है वो प्रॉपरली एक्सपेंड हो जाते हैं और जो डाइजोफिनिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी या सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है वो रिलीफ हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या प्रोवाइड कराएंगे, नेक्स्ट आपने एसेस करना है कलर म्यूकस का, यानी कि जो बलगम निकल रहा है, जो कलर वो जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है और स्किन कलर जो होता है उसको वो सभी के सभी का आप डायग्नोज करेंगे। आप देखेंगे कि म्यूकस का कलर, मेम्ब्रेन का कलर किस तरीके का है। ठीक है, नेक्स्ट आपने एडमिनिस्ट्रेशन कराना है। सुप्लीमेंटल जो चीजें देनी है वो सबसे पहले हमारी O2 होती है, ऑक्सीजन होती है। अगर इंडिकेट करा जा रहा है तो आपने सबसे पहले ऑक्सीजन इंडिकेट कराएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सांस लेने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है निमोनिया के अंदर, तो वो भी आप एडमिनिस्ट्रेट कराएंगे। तो नेक्स्ट इसमें मेंटेन करना है आपने एडुकेट और हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन की जो चीजें होती हैं वो आप अवेलेबल कराएंगे और इम्प्रूव करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द डिजीज और रिड्यूस रिस्क इन्फेक्शन। तो रिस्क इन्फेक्शन या हमारी बीमारी जो होती है उन सभी को रिड्यूस करने के लिए, उन सभी को ठीक करने के लिए, बीमारियों को खत्म करने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आपने हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन जो है वो अच्छा मेंटेन कराना है पेशेंट को। ठीक है,
तो ये हमारी जो चीजें हैं ये आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। नर्स को ध्यान देना चाहिए। अब नर्स ने ये तो मैनेजमेंट नर्स की तरफ से हो जाती है। अब नर्स जो है वो डायग्नोज क्या क्या करेगी, ठीक है। तो डायग्नोजिक जो वर्क होता है उसमें आपने देखना होता है कि पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है ट्रीटमेंट को लेकर के, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आपकी आ जाएगी, आपने इनइफेक्टिव एयरवे क्लियर रिलेटेड टू द एल्वियोलर्स, हमारे जो इन्फ्लेमेशन होती है, इडिमा फॉर्मेशन, स्पूटम प्रोडक्शंस एंड द प्लूरिटिक पेन। तो हमारे जो भी इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लामेशन है, सूजन होगी है, या फिर कफ वगैरह ज्यादा बन रहा है, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, या फिर प्लूरा के अंदर अगर पेन वगैरह हो रहा है, तो वो कंडीशन आपने डायग्नोज के अंदर देख लेनी है, ठीक है। दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा आप गैस एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो देखेंगे आप, जैसे O2 सप्लाई हो रही है और उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है एल्वियोल्स के अंदर, तो वो सारी कंडीशन भी आप इसके अंदर देखेंगे, जो कि नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आपने देखनी है, ठीक है। दूसरा आपने रिस्क इन्फेक्शन देखना है, जो कि हमारी इम्यूनि और सुपरविशन को लेकर के होती है। कोरोनिक डिजीज देखेंगे भी, बहुत समय पहले से अगर कोई बीमारी चली आ रही है, ठीक है, वो इंडिकेट कर रही है, अगर वो सिलरी एक्शन जो है डिफेंस इंडिकेट कर रही है। सिलरी एक्शन हमारा होता है जो रोए खड़े हो जाते हैं, रोए खड़े होना यानी कि सीलिया से रिलेटेड जो हमारी कंडीशन होती है, रोए खड़े हो जाना या हियर सीलिया जो होता है, उनकी कंडीशन जो है वो देखी जाती है कि वो किस तरीके की। तो नर्सिंग डायग्नोज के अंदर आप ये देखोगे निमोनिया के अंदर कि भाई हाई फीवर जब ठंड लगती है तो उसमें सीलिया जो होते हैं, सिलरी एक्शन जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो चीजें होती है ये हमारे जो नर्सिंग डायग्नोज होता है उसके अंदर ही हमारी आती है। तो आपने एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना है। आपने पेशेंट के अंदर उसकी सूजन को, स्पूटम को, इंफ्लेमेंटरी को, प्रोडक्शंस को, पेन को, सब चीजों को देखोगे। आपको ऑक्सीजन का पूरा पूरा ध्यान रखना है और इन्फ्लेमेशन देखना है कि एल्वियोल्स के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, सूजन तो नहीं है, क्योंकि वो भी पेन को बढ़ाती है। दूसरा आपने क्या देखना है, जो हमारी इम्यूनो सप्रेशन है उसको तो जरूर देखोगे, क्योंकि इन्फेक्शन के लिए रिस्क होता है। कोई पुरानी बीमारी है उस पर भी ध्यान देना है आपने, और जो सिलरी एक्शन है उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो जो हमारे डायग्नोज हैं अभी हमारे रहते हैं, हम आगे और भी देखते हैं कि कौन कौन से डायग्नोज, क्योंकि आप असेसमेंट अगर अच्छे से कर पाएंगे तभी आप ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे और ट्रीटमेंटल चीजों को आगे समझ पाएंगे, और जो रिस्क फैक्टर या फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको भी आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डायग्नोज के अंदर क्या क्या देखेंगे। तो नेक्स्ट हमने देखना है डायग्नोज के अंदर एक्टिविटी देखेंगे, टॉलरेंस देखेंगे रिलेटेड टू हाइपोक्सिया एंड इम्बैलेंस O2 सप्लाई एंड डिमांड ऑफ टेक। तो हमने देखना है थकावट की कंडीशन देखनी है, हमने ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, उसकी ऑक्सीजन की कितनी डिमांड हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, वो सभी देखेंगे, ठीक है। और जो हाइपोक्सिया यानी कि टिश्यूज के अंदर जो हमारी डिमांड है, ब्लड के अंदर जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की, वो सारी की सारी हमने देखनी है, सारी की सारी एक्टिविटी। दूसरा हमने क्या देखना है, जो हमारा प्लूरिटिक पेन है उससे रिलेटेड जो इन्फ्लामेशन का जो प्रोसेस हमारे लंग्स के अंदर, या जो हमारे पेरिकाइनिया जो होता है, पेरिकाइनिया या हमारा एक टिश्यू होता है जो हमारे गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। तो कोरोना के और जो हमारे पास जो कफिंग होती है यानी कि बहुत पुरानी खांसी होती है, जो बलगम वाली जो खांसी होती है, उन सभी को भी हमने डायग्नोज करना है। और इम्बैलेंस जो हमारा न्यूट्रिशन है उस पर ध्यान देना है। बैलेंसिंग डाइट हमारी होनी चाहिए बॉडी की जो रिक्वायर्ड करते हैं उससे रिलेटेड, हमारा जैसे एनोरेक्सिया यानी कि भूख कम लगना है, या फिर हमारा स्पूटम प्रोडक्शन हो रहा है तो कैसा हो रहा है, फीवर हो रहा है, ठीक है, ब्रोंकाई डायलेटर ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है, ठीक है। और इसमें ओडोर देखना है और हमारा जो टेस्ट करना है स्पूटम वगैरह। तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपकी सारी की सारी डायग्नोज के अंदर आती है। ये सभी चीजें आपने पेशेंट के अंदर डायग्नोसिस के अंदर आपने देखनी है। डिफिसिट फ्लूड वॉल्यूम आपने रिलेटेड हमारी देखनी है, फ्लूड से रिलेटेड, यानी कि फ्लूड लॉस जो है वो ज्यादा तो नहीं हो रहा है, और फीवर वगैरह तो नहीं हो रहा है, और हमारा डायपोसिस हो रहा है, माउथ ब्रीदिंग, अगर मुंह से सांस लेने की वजह से माउथ के अंदर जो है ड्राइनेस तो नहीं आ गई, यानी कि जो हमारा जो मॉइस्चर करने वाली जो चीजें होती है वो खत्म हो जाता है। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो माउथ के अंदर ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है। तो स्लाइवा वगैरह जो कम हो जाना, और हाइड्रेशन से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ना, तो वो सारी चीजें भी आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये फ्लूड लॉस होता है इससे, तो फ्लूड लॉस इंक्रीज होता है, तो इन सभी चीजों का भी ध्यान रखना है। ये रिस्क फैक्टर में आता है एक। और दूसरा हमारा डिफिशियंट जो नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड डिजीज कंडीशन। तो डिजीज हमारी जो बीमारी की जो कंडीशन है उससे रिलेटेड पूरी की पूरी नॉलेज जो है वो नर्स को होनी चाहिए। ये हमारे नर्स डायग्नोसिस के अंदर होती है चीजें। तो इसमें इनइफेक्टिव जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है वो हमारा रिलेटेड होता है डिस्क्रीज लंग्स ऑफ द एक्सपेंशन, यानी कि फ्लूड का जो एक्यूमुलेशन होता है लंग्स के अंदर, उसमें आपने देखना है पूरा का पूरा इंफ्लेमेटरी प्रोसेस। तो ये सारी की सारी आपने सांस लेने से संबंधित और हमारी जो सूजन से संबंधित जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों के बारे में नर्स को पता होना चाहिए।
यानी कि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें भी आपने उसमें चेक करनी है। और एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज और बीमारी के प्रति जो बेचैनी होती है, जो चिंता होती है, वो भी इसमें हो सकती है। तो ये सारे के सारे डायग्नोज हैं जो नर्स को करने हैं, पेशेंट की कंडीशन को समझना है। ठीक है, तो नर्स का जो इंटरवेंशन होता है या फिर नर्स का जो डायग्नोसिस होता है, वो सारी की सारी चीजें इन्हीं पॉइंट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आप इंटरवेंशन करेंगे ताकि आप पेशेंट की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो अब ये जो हमारी डिजीज है निमोनिया की, ये यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक और नई डिजीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।